अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। मैं इस वक्त लाहौर मुकर न्याज बेग नाका पर मौजूद हूं, जहां पर पुलिस की नफरी तैनात की गई है, इसलिए कि तमाम तर जो लाहौर शहर से बाहर जाने वाली और लाहौर शहर के अंदर आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको मुकम्मल तलाशी उनकी ली जाए, उसके बाद लोगों को अंदर आने और जाने दिया जाए। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर 2-4 पुलिस एहलकार देखने में नज़र आए। दो जो थे वो लाहौर से जो बाहर जाने वाली गाड़ियाँ हैं उस जगह पर तैनात हैं, जबकि जो बाहर से लाहौर शहर एंटर हो रही हैं गाड़ियाँ उस स्पॉट पर तैनात किए गए हैं। हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमें देख के अब नफरी यहाँ पर बुला ली गई है और पुलिस एहलकार यहाँ पर अब तादाद जो है बढ़ गई है। दाखिली खारजी रास्ते पुलिस में वहाँ पर तैनात है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की कैसे चेकिंग हो रही है, लोगों की कैसे शनाख्त की जाती है, आईडी कार्ड चेक किया जाता है नहीं किया जाता, ये तमाम तर चीज़ें जो आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे वो कैमरा फोकस करेगा जो गाड़ियाँ लाहौर शहर के अंदर दाखिल हो रही हैं। 4 से 5 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हुए हैं। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 पुलिस एहलकार तैनात थे, जबकि एक पुलिस एहलकार जो है वो हमारे पास आए भी और उन्होंने कहा कि अभी नफरी जो है यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले तमाम तर पुलिस एहलकार कहाँ थे? ये नाका मेन नाका है, यहाँ से रोज़ हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ लाहौर शहर में दाखिल हो रही हैं और लाहौर शहर से बाहर जा रही हैं, लेकिन इनकी तलाशी कैसे ली जाती है, ना इनके पास कोई प्रॉपर इंतज़ामात हैं। यहाँ पर कोई ऐसा इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, कोई ऐसी स्कैनर मशीन नहीं है कि गाड़ी जैसी एंटर होती है तो पता चल सके कि इसमें असला है, बारूदी मवाद है, मंशियात है, कोई भी ऐसी चीज़ हो। हाँ, अगर मुखबरी होती है पुलिस को तो पुलिस फिर उस गाड़ी को, ट्रक को, दीगर और जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोकती है और चेक करती है। लेकिन जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वैसे उनको नहीं पकड़ा जा सकता। हम यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो पुलिस एहलकार जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं, हम उनसे बात करेंगे कैसे चेकिंग की जा रही है। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद रशीद ASI। रशीद भाई, ये बताएं कि कैसे चेकिंग की जा रही है? ये सिक्योरिटी के हवाले से ना बड़े अहम वाक़यात हो चुके हैं। अच्छे तरीके से हर एक को चेक किया जा रहा है, लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए, और जो भी मशकूक ये बैग तो नहीं आ रहा, कैसे चेक किया जा रहा है? हम यहाँ पहुँचे थे, 2 एहलकार आपके सिर्फ और सिर्फ इस स्पॉट पर मौजूद थे। 2 जो हैं वो आपकी लेफ्ट और मेरी लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रहा है लाहौर शहर से बाहर को, उधर तैनात थे। तो कैसे चेक किया जा रहा है? ऐसा क्या इक्विपमेंट है कि मालूम पड़ रहा है कि गाड़ी में कोई असला जा रहा है, बारूदी मवाद जा रहा है, कैसे पता चल रहा है? तो वो देखो जी, बैग वगैरह अगर शापर है, कोई ऐसे तोड़े वगैरह में कोई चीज़ लिपेटी हुई है, उसको नीचे उतार कर अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, तमाम को। और जो भी इन हो रही है ना गाड़ी, जो भी कुछ का शक पड़ता है या मशकूक है, बंदा पैदल जा रहा है, उसको चेक कर लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे जब पहुँचूँगा, आप भी यहाँ पर नहीं खड़े हुए थे, तो यहाँ पर तब गाड़ियाँ तो ऐसे ही गुजर रही थी, किसी को नहीं रोका जाता। बड़ी जो ट्रांसपोर्ट जा रही है, कंटेनर्स टाइप जो ट्रक हैं वो जा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं। दीगर जो ट्रांसपोर्ट है, बड़ी हैवी व्हीकल, उसमें सामान जा रहा है, तो सामान क्या पता इसमें क्या लेके जा रहे हैं ना जी। जो इसमें तरपाल होती है ना जी, छोटी या बड़ी गाड़ी हो, उसको रोक कर तरपाल हटाकर चेक कर लिया जाता है पीछे से। कैसे पता चल जाता है इसमें कुछ नहीं है? कोई अगर ये भी जिस तरह यहाँ से फर्नीचर का ट्रक जा रहा था, उसको नहीं रोका गया, तो कैसे पता इसमें फर्नीचर ही जा रहा है, कोई कुछ छुपा के लेके जा रहा होते हैं ना जी डब्बे वगैरह, उनको एक को खोल कर चेक कर लिया जाता है। कोई ऐसी चीज़ बंद है ना जी कार्टून में या कोई ऐसे तोड़े वगैरह में, तो उसको एक को चेक कर लिया जाता है। तो इधर नाका जो लगाया हुआ है, मेन नाका है ये एंट्री एग्जिट का, तो इधर है, समझते हैं आप, ये जो कैमरे लगे हुए हमें ये भी नहीं चल रहे और ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं है जो गाड़ी स्कैन कर ले, कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। चल रहा है जी, कैमरे तो चल रहे हैं, ऑनलाइन है कैमरे, और टाइप भी है, वो भी चेक हो रहा है। अच्छा जी, ये फिंगरप्रिंट का जो बायोमेट्रिक मशीन है ना जी, उसके जरिए चेक किया जा रहा है। तो गाड़ी जब एंटर हो रही है वो उसका कैसे पता चल रहा है कि गाड़ी एंटर हो रही है, तो उसमें कुछ है नहीं है? वो ऐसा नहीं, जो स्टॉपर, जैसे मैं खड़ा हूँ, एक मेरे साथ स्टॉपर खड़ा है, वो हर गाड़ी पर नजर होती है और जिसको चेक करना हो फिर एंट्री पॉइंट में चेकिंग पॉइंट में कर लिया जाता है। हमारे साथ कुछ और एहलकार हैं, हम इनसे बात करते हैं। हमेशा देखने में आया कि वो मेन नाका हो या फिर शहर के अंदर के नाके हो, मोटरसाइकिल वाला जो गरीब तबका है, आम शहरी है, वो बेचारा बड़ा ज़्यादा
सफ़र करता है उसे परेशानी का सामना करने में नज़र आता है। अब ये ट्रक गया तो इसको नहीं रोका गया, इस तरह मालूम पड़ेगा कि जो गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, हैवी व्हीकल यहाँ से यूज़ हो रही है, जा रही है, लाहौर शहर में एंटर हो रही है, तो उसमें क्या है क्या नहीं है। सिर्फ अभी तक जो मुझे देखने में नज़र आ रहा है वो एक ज़्यादातर जो तादाद है वो रिक्शा और मोटरसाइकिल, 2 चीज़ें रुक रही हैं। इसके अलावा कोई गाड़ी, कोई ऐसी बड़ी जो ट्रक है, हैवी व्हीकल है, वो नहीं रोकी जा रही। क्या नाम है आपका? सरफराज। अच्छा, मैंने ये देखा कि रिक्शे और मोटरसाइकिल रोके जा रहे हैं। इसके अलावा अब कोई लोकल ट्रांसपोर्ट, बड़ा हैवी व्हीकल जो है सामान से लदा हुआ वो जा रहा है तो उसको नहीं रोक रहे। कैसे पता चलेगा कि भाई ये कोई मशकूक शख्स जा रहा है या फिर इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ जा रही है, धमाका खेल मवाद है, असला है, मंशियात है, कैसे पता चलेगा? ये जो गाड़ी है ना 107 नंबर, ठीक है। इनको रोका जाता है, इनमें जिनके पास सामान है उनको उतारा जाता है, उनको उतार के उनकी चेकिंग की जाती है, आईडी कार्ड जो है वो देखा जाता है। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ सरफराज एहलकार का ये कहना है कि यहाँ पर अभी ये एक लोकल ट्रांसपोर्ट ऐसे रोका है, इससे पहले रिक्शा रोका था तो इनको उतार के चेकिंग की जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे थे तो ऐसा कुछ देखने में नज़र नहीं आ रहा था। हम यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद पुलिस एहलकार यहाँ पर आए, तलाशी शुरू की गई, लेकिन ये सिर्फ अभी जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं उस वक्त तक तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा फिर ये लोग अपनी अपनी जगहों पर जाके बैठ जाएंगे। 1 से 2 एहलकार नज़र आएंगे और जिनको रोकना चाहिए, मैंने यहाँ पर आके देखा है, जो जजमेंट की है, जो लोगों की एक परसेप्शन है कि उन लोगों को नहीं रोका जाता जो लोग रिक्शे पे, मोटरसाइकिल पे सफ़र करने वाले हैं, पब्लिक आम ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले हैं, उनको रोक के सरसरी सा सिर्फ आईडी कार्ड देख लिया, पूछ लिया और जाने देते हैं। लेकिन जो असल जो लोग हैं, जो मुल्ज़िमान, दहशतगर्द टाइप जो असला लेके आ रहे हैं, बारूदी मवाद, मंशियात, उन तक जो है पुलिस नहीं पहुंच पाती है और ना ही इतनी सरगर्म दिखाई देती है। हम यहाँ पहुँचे और फिर पुलिस देखने में नज़र आया कि एक्टिव दिखाई दी है। मज़ीद आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां पूरे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, वहीं इसका ज्यादातर बोझ बड़े शहरों पर पड़ रहा है, जैसा कि लाहौर, जिसकी आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। दूसरे शहरों से लोग जायदाद खरीद कर आ रहे हैं या फिर किराए पर रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। लाहौर के दाखिली और खारजी रस्तों की शफाफ सिक्योरिटी और शहर में दाखिल होने वाले अफराद की शनाख्त भी नागुज़ीर होनी चाहिए। किरायादारी के हवाले से कानून के तहत मकान और दुकान और हॉस्टल मालिकान को पाबंद बनाया गया है कि वो आर्जी तौर पर रिहाइश रखने वालों के बारे में तमाम कवायद 15 रोज के अंदर मुतल्लिका थाने में मुआहदे समेत जमा कराने के पाबंद होंगे, जबकि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह तक कैद और 10,000 से 1 लाख तक जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। किरायादारी एक्ट 2015 नाफिज होने के बाद पुलिस की तरफ से किरायादारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शरह में इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से सेशन कोर्ट में किरायादार जमानतों के लिए रुजू कर रहे हैं। इस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स इलाके में रिहाइश रखते वक्त मुतल्लिका पुलिस को इतला देगा और मालिक मकान को भी इतला करेगा कि उसने किरायादार को रखते वक्त कानूनी तकाजे पूरे कर लिए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी सिविल लाइंस अली रज़ा मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि जब ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त आप भी वहाँ पर मौजूद थे, मुज़ाकरात जारी थे, क्या मनाजिर थे, कैसे हुआ वाक़या? ये जी फार्मास्यूटिकल के कुछ लोग थे जो पहले प्रेस क्लब पे आए, बाद में हमने वहाँ पे इनको निगोशिएट करने की कोशिश की और इनको रिक्वेस्ट भी की कि आप चले जाएं या कोई डेलीगेशन बना लें, हम आपसे निगोशिएट करते हैं जिस भी टीयर पे आप कहते हैं। लेकिन दे वर एडमेंट टू कम ऑन मॉल रोड। अल्टीमेटली वो मॉल रोड पे आ गए तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब। उसके बाद यकीनन हमारी साथ नफरी भी थी, तो ये चल रहा था नेगोशिएशंस। हम इनसे बार बार कह रहे थे तो ये कहते थे जी बस हम जा रहे हैं, हम चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने प्रोलॉन्ग करते गए और ऑलमोस्ट 6 o'clock मैं उधर ही था। उसके बाद डी साहब जो हमारे कायम मुकाम थे और SSP ऑपरेशन भी थे हमारे, सर ज़ाहिर कुंदल साहब आ गए। उसके साथ ही हमारे साथ CCPO साहब भी उधर तशरीफ़ ले आए और सर अहमद मुबीन साहब जो डी साहब CTO थे वो पहले उधर मौजूद थे, वहीं पे थे मेरे साथ। तो 6 बजे के करीब वहाँ पे ये निगोशिएशन सब ने की हमने, ये जो अल्फला बैंक है इसके सामने। उसके बाद हम इन्होंने एग्री किया कि जी ठीक है हम ख़त्म कर देते हैं या हम साइड पे हो जाते हैं, अगर ख़त्म नहीं करते तो मॉल रोड हम खोल देते हैं।
तो उसके बाद हम चले हम सारे, तो मुझे सर ने गोंदल साहब कहते हैं कि आप यार दूसरी तरफ सीएम साहब का रूट था, तो मैं वो कहते हैं उधर सिक्योरिटी चेक करो, मैं उधर को चला हूँ। सीसीपीओ साहब भी उधर साथ ही थे, वो पीछे फ़ोन सुनने के लिए उधर आए हैं नीचे फुटपाथ से। तो आगे जो है वो जहाँ पे ये हुआ है वकुआ, ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं सर मुबीन और सर जाहिद गोंदल साहब। तो वहाँ पे विदिन फ्यू सेकंड्स ये इंसिडेंट हो जाता है। और उसमें ये था कि शादी हुई हैं, जो उनके गनमैन एस्कॉर्ट वाले थे, ऑपरेटर्स थे, वो शहीद हुए, साथ दोनों ऑफिसर शहीद हुए, सिविलियंस शहीद हुए। तो 2 हाई प्रोफाइल पुलिस के ऑफिसर्स शहीद हुए, इसके अलावा 5 एहलकार भी शहीद हुए। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को टारगेट किया गया था? बिल्कुल, क्योंकि बाद में वो पकड़ा गया फैसिलिटेटर, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी हमने उसको पकड़ लिया। तो उसने भी पुलिस को उसने ये इतराफ़ी बयान दिया है कि पुलिस टारगेट थी और उसने पुलिस को ही टारगेट किया। क्यों, क्या वजह थी? इसके पीछे तो अब उनका टारगेट होगा, उनको वही जो नापाक अज़ाइम है वही इनको पीछे से टारगेट दिए जाते हैं। तो उस हवाले से वो बताता है कि हमें टारगेट ये दिया गया था कि पुलिस को टारगेट करना है। अब धमाका तो हो गया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और 15 लोग टोटल शहीद हुए हैं, आम लोग भी थे उसमें, पुलिस एहलकार भी थे। तो अब आगे की हिकमत अमली क्या अपनाई गई है पुलिस की जानिब से? उसमें हम पहले भी कर रहे थे, ये चीज़ें सारी हम कर रहे थे कि हम सर्च ऑपरेशंस उसको मज़ीद स्पीड अप किया है, बीफ अप किया है, सिक्योरिटी मेजर्स को मज़ीद स्पीड अप किया है, बीफ अप किया है, और इसमें हैंग आउट सिक्योरिटी को बढ़ाया है। फिर हमने जो है वो एक डाटा कलेक्शन बाकायदा हमने अब जो स्पेशली अफ़गान और पठान आबादी से उनका बाकायदा डाटा कलेक्शन की एक मुहिम जारी है, जिसमें सीसीपीओ साहब ने सून आफ्टर दैट इंसिडेंट एक बहुत एग्जॉस्टिव मीटिंग की, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लिए गए और उन पे काम जारी है। उसमें क्योंकि रेंटल रजिस्ट्रेशन के हवाले से बाकायदा स्क्वाड्स बन चुके हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं सर्च ऑपरेशन पुलिस कर रही है, रोज़ डेली बेसिस पे हो रहे हैं। ये ब्लास्ट से पहले भी हो रहे थे और उसके बाद ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। क्या वजह है कि हम लोग जज नहीं कर पाते हैं? सहूलतकार जो पकड़ा गया है वो शादबाग के इलाके में रह रहा था 3-4 माह से, इसके अलावा उसकी दुकान भी चल रही थी कपड़े की लंडा बाज़ार में। तो हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाते, हमें क्यों नहीं पता चल पाता जब हम सर्च ऑपरेशन कर रहे होते हैं? इसमें ये जो हैं एक्चुअली तो हमारे अब जो पठान हैं सारे भाई हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, इधर रह रहे हैं। ये भी सिमिलरली अफ़गानीज़ भी रेफ्यूजीज़ की फॉर्म में है, मुख्तलिफ इधर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। उनको आइडेंटिफाई एज ए करना तो उसमें कोई ख़ास उसमें कोई पहचान वाला एलिमेंट नहीं होता, बहुत ही वो किया जाए को वो इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ज़रिए इनको किया जाता है। वो भी सारे मैकेनिज़्म अपनी जगह पे इन प्लेस काम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं, बहुत सारे इस तरह होते हैं जिनको हम फॉइल करते हैं, उन थ्रेट्स को हम काउंटर करते हैं, ख़त्म करते हैं। बहरहाल ये जो है ये अल्टीमेटली क्या पुलिस का काम है दहशतगर्दों को पकड़ना, उन तक एक्सेस हासिल करना? हाँ यस ऑफ कोर्स, वो तो उसमें ये है कि पुलिस तो इस बेसिक जो एजेंसी है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सोसाइटी की, तो उसमें तो इसको कोई रोकता नहीं है और हम करते भी हैं, हम पूरी वो उसमें जाते हैं जहाँ तक हो, हम बिल्कुल हम सर्च भी करते हैं, इसीलिए सर्च करते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं। क्रिमिनल्स हों, दहशतगर्द हों, जो भी हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, उन सब के खिलाफ होता है और उन सबको ढूंढने की और पकड़ने की कोशिश की जाती है। थ्रेड अलर्ट जो है पहले से जारी हो रहे थे, कहा जाता कि लाहौर शहर में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आप लोग मिलकर काम करें, तो किसकी गलती लगती है? क्योंकि पुलिस को भी पता है और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ काम कर रही हैं उनको भी पता है। देखिए जी, मैंने कहा है कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई लैप्स है, कोई गलती है। एक्चुअली ये सुसाइड बॉम्बर्स जब सोसाइटी का हिस्सा हैं तो इनको डायग्नोज करना, डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी सारी एजेंसीज़, हर बंदा जो है, हर इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पे काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा इसी वजह से कई थाउजेंड्स जो थ्रेट्स आते हैं, जो 1000 जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको हम रोकते हैं, काउंटर किया है, काउंटर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारा इसी तरह तमाम एजेंसीज़, पुलिस इंस्टीट्यूशन सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं, वो कर रहे हैं और उसको काउंटर भी करते हैं। तो उस हवाले से तो कोई ऐसी चीज़ वो नहीं है। बाकी मैंने तो हम अब जिस तरह एक डिवीज़न आप बतौर एसपी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपकी डिवीज़न में जितना भी इलाका, जितनी भी घर हैं, होटल्स हैं, दीगर और जो जगहें हैं,
तो उनके जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, कैसे कलेक्शन की जा रही है, ताकि पता चल सके कि किस घर में कौन रह रहा है, कौन किराएदार है, कौन मालिक मकान है और कौन किस जगह से बिलोंग करता है। अच्छा, ये जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, वही मैंने जो बताया कि वर्दी CCPO साहब की एक मीटिंग हुई बाद में बड़ी एग्जॉस्टिव, और हमने उसके ऊपर काम शुरू किया। उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सिविल एंड डिवीजन में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस एक जगह का हमने कर लिया है। उसमें जैसे आपने कहा कि हम उसके कितने मकान हैं, उनके अंदर कितनी आबादी है, कितनी गलियाँ हैं, उसके एंट्री पॉइंट्स कितने हैं, कौन लोग हैं, वो किस किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा उनमें रेंटल कौन से हैं, ऑनर्स कौन से हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन हमने कर ली है। जैसे कि एक मिसाल है अचंतगढ़ की, ये मुगलपुरा में एक एरिया है जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट 600 फैमिलीज़ रह रही हैं, और उसमें कुछ 850 जो हैं वो लोग लगभग जो घर हैं वो भी मौजूद हैं वहाँ पे, जो कंस्ट्रक्टेड घर जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा जो है वो कोई 6561 मेंबर्स हैं, 6551 वहाँ पे मेंबर्स हैं जिनको हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, एक एक बंदे को डॉक्यूमेंट कर लिया। फिर अगला स्टेप ये है कि हमने वहाँ पे उनके नुमाइंदे बना दिए। वो नुमाइंदे अब हमें बताएंगे कौन आता है, कौन जाता है, कहाँ से आ रहा है, किस मकसद के लिए आ रहा है, वो भी हमने कर लिया है। और वहाँ पे एक बाकायदा पुलिसिंग का वो जो एक यूनिट ब्लॉक सिस्टम है वो भी इम्प्लीमेंट हो गया है कि हमें इस हवाले से कोई भी वहाँ पे मूवमेंट जब होगी अफगान पठान किसी की भी, तो हमें वो बताई जाएगी। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह पूरे लाहौर में जारी है। टेनेंट रजिस्ट्रेशन बड़ी जो है ना वो उसको बड़ा तेज़ी से किया जा रहा है तमाम थानों में। वो उसके लिए स्पेशल रेंटल स्क्वाड बन चुके हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी रेंट की रजिस्ट्रेशन रेंटर्स की नहीं की हुई वो हम करवा रहे हैं। तो उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम है। इंशाल्लाह ताला ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने एक आपको सैंपल के तौर पे बताया है, तो इसी तरह पूरे की करें। लाहौर में गुज़िश्ता बरसों के दौरान दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिससे शहरी अब भी खौफ में मुब्तला हैं। अगर हम गुज़िश्ता चंद सालों के हक़ाइक़ पर नजर दौड़ाएं तो इस दौरान होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात और नुकसानात की तफसील कुछ यूँ है। 11 मार्च 2008 को 2 खुदकुश बम धमाकों में FIA बिल्डिंग और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें 28 अफराद शहीद हुए। 2009 इस हवाले से बदतरीन साल था जब शहर में दहशतगर्दी के कई बड़े वाक़यात हुए। 3 मार्च 2009 की सुबह लिबर्टी चौक पर दहशतगर्दों ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बस को निशाना बनाया, जिससे 6 श्रीलंकन खिलाड़ी और एक पाकिस्तानी अंपायर जख्मी हुए, जबकि 6 पुलिसमैन और 2 आम शहरी शहीद हो गए। 30 मार्च 2009 को दहशतगर्दों के एक गिरोह ने पुलिस के मनावा ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। 27 मार्च 2009 को लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले में 35 अफराद जाँ भग और 250 जख्मी हुए। 7 दिसंबर 2009 को लाहौर की मून मार्केट में होने वाले खुदकुश धमाके में 54 अफराद जाँ भग और 150 जख्मी हुए। मई 2010 में दहशतगर्दों ने जुमे के दिन अहमदिया कम्युनिटी की 2 इबादतगाहों को निशाना बनाया। इस हमले में 94 अफराद जाँ भग और 120 से ज़ायद जख्मी हुए। 1 जुलाई 2010 को दाता दरबार में 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें कम से कम 50 लोग जाँ भग और 200 के करीब जख्मी हुए। 1 सितंबर 2010 को मातमी जुलूस पर होने वाले 3 खुदकुश धमाकों में 38 अफराद जाँ भग और 250 से ज्यादा जख्मी हुए। 2 नवंबर 2014 की शाम वाघा बॉर्डर में परचम उतारने की तकरीब के बाद एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 60 अफराद जाँ भग और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। 17 फरवरी 2015 को कला गुजर सिंह पुलिस लाइंस में बम धमाके की वजह से 8 अफराद हलाक जबकि 19 जख्मी हुए। 15 मार्च 2015 को जहानाबाद में मसीही बरादरी की 2 इबादतगाहों में खुदकुश हमले हुए, जिसमें 14 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हुए। 27 मार्च 2016 को सानिया गुलशन इकबाल पार्क में बच्चों और खवातीन समेत 75 अफराद जाँ भग और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। हलाक और जख्मी होने वालों में काबिल जिक्र तादाद मसीही बरादरी के अफराद की थी, जिन्होंने ईस्टर के दिन तफरीह के लिए पार्क का रुख किया था। अहले लाहौर अभी शर्मनाक हादसे के सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि अब मॉल रोड लाहौर पर हालिया हमले ने शहर में दोबारा दहशत की फिजा पैदा कर दी है। इससे जाहिर होता है कि अमन व अमान से मुतालिक मामलात अभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है। लाहौर में 2014 के बाद 40 के करीब दहशतगर्दी के छोटे बड़े वाक़यात हो चुके हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त चौधरी याकूब साबिक IG बलूचिस्तान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर और हालिया ही लाहौर मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का, इस हवाले से भी बात करेंगे। चौधरी साहब, ये बताएं कि हालिया कुछ रोज़ कबल मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धमाका हुआ, 15 लोग शहीद हो गए हैं, 2 हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स भी मौजूद थे, 5 पुलिस एहलकार भी थे।
तो क्या देख रहे हैं आप, कहाँ पर कमी कोताही है पुलिस वालों की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की या फिर हुकूमत की? देखिए, ये एक बहुत सीरियस मसला है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला और जो इस वक्त टेररिज्म का मसला है, ये हमारी आर्मी ने नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया, उससे पहले स्वात के अंदर ऑपरेशन हुआ। तो वहाँ पे इन लोगों ने, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो वहाँ पे इकट्ठे होकर सेफ हेवन बनाई हुई थी और वहाँ पे ये प्लान करते थे, ट्रेनिंग करते थे, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन वहाँ से डिस्प्लेस होने के बाद ये लोग अफ़गानिस्तान में चले गए, कुछ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर भी आके बैठ गए। अब बात यह है कि ये कोई एक दिन का हल होने वाला मसला नहीं है। बड़ी बदकिस्मती से ये जो लाहौर के अंदर वाक़या हुआ और 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, मैं समझता हूँ कि एक ये लॉन्ग टर्म वार है और ये चलेगी और पूरी कौम को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जो एक सिलसिला चल रहा है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये आलमी मसला बन गया और इसको हमें बहुत ही प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये जो बेहतरी आई थी, एक लल पीरियड आया था कुछ साल एक का ज़रब अज़ब के बाद, उसके बाद उन्होंने रीग्रुप किया है, रीग्रुप करने के बाद रीप्लान किया है और अब वो मतलब ये जो कहते हैं कि जी हम ज़रब क्या गाज़ी या गाज़ी के नाम के ऊपर, जो गाज़ी उनके गाज़ी रशीद जो लाल मस्जिद के अंदर मारे गए थे, उसके नाम के ऊपर जमातुल अहरार ने ये एक दोबारा री लॉन्च कर दिए है। तो हम क्यों उन्हें रीयूनियन, रीग्रुप होने का मौका दे रहे हैं? क्योंकि जब हमें पता है कि दहशतगर्दी की लहर चलती आ रही है, उसमें कमी आती है, फिर तेज़ी देखने में आती है और इस 1.5 हफ़्ते के अंदर 2 हफ़्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में, कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें ब्लास्ट ना हो रहा हो, खुद को हमलावर खुद को धमाका ख़िस्म आवाज़ से उड़ा के मुतअद्दिद अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, मैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि जो वहाँ पे हमने ऑपरेशन स्वात के अंदर वहाँ पे किया, उनको तो वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन जो पूरी कौम ने एक कंसेंसस डेवलप करके, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ने फ़ैसला किया था कि हम नेशनल एक्शन प्लान करेंगे। और नेशनल एक्शन प्लान है क्या? एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी है टेररिज्म को निपटने के लिए, जिसमें ना सिर्फ ये कि फ़ौज या पुलिस या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट अदारों ने जाके इनके ख़िलाफ़ रेड्स करने हैं, ऑपरेशंस करने हैं जहाँ जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, उस माइंडसेट को भी ख़त्म करना है जो तैयार हो रहा है, जो नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं। जो नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं, अगर आप उनको मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में लोग रिक्रूट हो रहे हैं, उनकी उसी तरह से ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसी तरह से फंडिंग हो रही है, उसी तरह से मदरसों के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो जब तक आप इस पूरे माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, उनके निज़ाम को, जो फाइनेंशियल सपोर्ट का निज़ाम है, उसको जो चेक एंड बैलेंस ये गवर्नमेंट का काम है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। और इसके अंदर होता यह है कि जब ज़रा सूरत हाल बेहतर होती है तो हम सुकून से बैठ जाते हैं, हम तसल्ली से बैठ जाते हैं कि सब ठीक हो गया। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भारी जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस की ट्रेनिंग को, पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, पुलिस के पास जो है इतनी एक्सेस नहीं है, चीज़ें सहूलियात मुयस्सर नहीं आती हैं, पुलिस का शिकवा होता है, तो वो कैसे दहशतगर्दों का सामना कर सकेंगे? ये तो काम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का होना चाहिए, उनके पास इख्तियारात भी है। अब लाहौर में जब खुदकुश हमला हुआ है, उससे पहले 7 फरवरी को थ्रेड अलर्ट जारी हुआ और एजेंसीज़ ने भी कहा कि जी हाई अलर्ट कर दी जाए सिक्योरिटी, तो उसके बावजूद ये काम हो गया। देखिए, ये काम तो पुलिस का है। ये जो आर्मी या रेंजर्स या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो तो उस ऑपरेशन के लिए इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो टेररिस्ट के पास वेपन्स या उनके पास इस किस्म की सहूलियात हैं जिसका पुलिस मुकाबला नहीं कर सकती। ये जंग शहरों में लड़ी जा रही है, ये गली मोहल्लों के अंदर जंग लड़ी जा रही है। उसके लिए इंटेलिजेंस भी कलेक्ट करना पुलिस का काम है, उसके लिए जो वहाँ के ऊपर फ्रंट लाइन फोर्स भी मौजूद है। जिस तरह कल 4 सद्दा के अंदर वाक़या हुआ और वो लोग वहाँ पे कोर्ट्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे टेररिस्ट, वो भी जमातुल अहरार के लोग थे। उनको पुलिस ने फायर करके 2 लोगों को मारा और एक ने अपने आप को ब्लास्ट किया। तो ये ज़िम्मेदारी बाहर सूरत पुलिस की है। पुलिस को विजिलेंट होने की भी ज़रूरत है, पुलिस को प्रोफेशनली अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करने की भी ज़रूरत है। पुलिस के हर इंडिविजुअल की कांस्टेबल लेवल तक कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसकी वेपनरी, उसकी ट्रेनिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ,
मॉडर्न टाइम्स के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर पुलिस आउटसाइड इंटरफेरेंस से आज़ाद होती है, और वह जब आज़ाद होती है तो वो फोकस करके अपने काम को करती है, प्रोफेशनल काम को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी को बढ़ाती है। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि 2 सूबे ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस लॉ जो बना था मॉडर्न टाइम्स के लिए, पुलिस ऑर्डर 2002 जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, उन्होंने रिवर्ट बैक करके 1861 के पुलिस एक्ट की तरफ आ गए, एक सिंध और एक बलूचिस्तान। यानी चीज़ों को आगे जाने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं। क्राइम की सूरत हाल ये है, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, टेररिज्म बढ़ रही है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि पुलिस उनके कंट्रोल के अंदर है। तमाम सरकारी इदारे कैसे ख़त्म होगा, पुलिस कैसे आज़ाद होगी? पुलिस तो खुद कहती है कि उनको आज़ाद किया जाए, उन्हें अपनी आज़ादी के साथ इख्तियारात जो हैं उसका इस्तेमाल करने दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सबसे अहम जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की है। इस वक्त सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी के वो जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल वो जो पोटेंट एजेंट्स हैं, उनको आगे बढ़ के मीडिया के अंदर, और मीडिया की भी जिम्मेदारी है, आगे बढ़ के इस बात को, इस आवाज़ को इतना बुलंद करें कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए। पंजाब के अंदर भी अगरचे इन्होंने पुलिस ऑर्डर 2002 नाफज किया, कहते हैं कि कानून वो है जो जिसका इतलाक़ होता है, लेकिन वो कुल्ली तौर पर उसको नाफज नहीं किया। उसके दीगर तमाम अदारे, मतलब उसका जो पुलिस ऑर्डर का यह है कि इसको एग्जेक्टिव अथॉरिटी के कंट्रोल से पुलिस को निकाल लिया जाए। अगर इसने एग्जेक्टिव अथॉरिटी के कंट्रोल में रहना है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो इक़्तिदार में हुकूमत है, जिसके MP और MNA है, उनकी ख्वाहिश है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लोग लगें। पुलिस ऑफिसर्स, SHOs, DSPs, SPs, उनकी ख्वाहिश है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन लोगों के काम हों, उनकी ख्वाहिश है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तफ्तीश हो। तो फिर पूरे का पूरा फोकस पुलिस का दूसरी तरफ हो जाता है, और वो सिर्फ हुक्मरानों को खुश करने के लिए लग जाते हैं। अच्छा, रेंजर्स की तैनाती के हवाले से बातचीत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा खबरें सरगर्म हैं। पंजाब के अंदर सूबा भर में ऑपरेशन करेंगी, दहशतगर्दी की हालिया लहर चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि रेंजर्स की तैनाती जो की जा रही है वो सही फ़ैसला है? देखें, रेंजर्स की क्यों तैनाती की जाती है? तो रेंजर्स की तैनाती जो सब पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, वो कामयाब रेंजर्स हुई कराची में ऑपरेशन करने के बाद। रेंजर्स के पास कोई पुलिसिंग की स्किल्स मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह पुलिस के ज़िम्मे ये काम कर दिया जाए कि आप फ्रंट के ऊपर जाके फ़ौज का काम करें। रेंजर्स को पुलिस का काम नहीं आता, लेकिन क्यों कामयाब हुई? क्योंकि उन्होंने वहाँ जहाँ पे उन इंटेलिजेंस थी, वहाँ जाके ऑपरेशंस किए, लोगों को पकड़ा, और उनको किसी पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज़ थी उनकी इंटरफेरेंस से नहीं छोड़ा, क्योंकि रेंजर्स GHQ के मतहत काम करती है उसको, और GHQ जो है वो किसी इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करता पॉलिटिकल। पुलिस, चूँकि पुलिस के तमाम पोस्टिंग्स के अख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास हैं, IG से लेकर नीचे तक तमाम अख्तियारात पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास होते हैं, इसलिए, और वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के लोगों को लगाएं, इसलिए वो उनको इनकार नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इनकार किया है उन्होंने उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। आपने मोहम्मद अली नेकोकारा ने इस्लामाबाद के अंदर ये कहा, SSP इस्लामाबाद ने, कि ये इस वक्त एक्शन इस तरह का लेना है जिससे लोग मर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब है। उसको ना सिर्फ के सस्पेंड किया, उसको डिसमिस कर दिया नौकरी से, आज तक वो नौकरी से बाहर है। बहावल नगर के शारक कमाल DPO को ये कहा गया कि उसके लोगों ने एक MNA के लोगों को पकड़ा है, तो वो जाके MNA साहब को मनाए और उसके घर में जाएं, तो उसने इनकार कर दिया और उसको सरेंडर करके फेडरल गवर्नमेंट में भिजवा दिया। तमाम लोग कहते हैं कि पुलिस वाले क्यों नहीं इनकार करते हैं पुलिस वाले इनकार। रिसेंटली लाहौर शहर में ग्रीन टाउन से SHO ने अपना ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा ली, चीज़ों से तंग आ गए कि MNA के खिलाफ FIR क्यों दर्ज हुई है। वही ना, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि पुलिस का फिर सारे का सारा फोकस इस बात के ऊपर हो जाता है कि पॉलिटिकल जो इस वक्त बॉसेज हैं उनको खुश किया जाए। इसलिए सिविल सोसाइटी की जो जिम्मेदारी है कि वो उठे, मुआशरे की जिम्मेदारी है कि वो उठे और ये कहे कि जो दुनिया के अंदर बाकी जगहों के ऊपर निज़ाम है जिसमें पुलिस कानून के मतहत काम करती है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी के मतहत काम नहीं करती। कानून की हुक्मरानी, हाँ, पुलिस बेलगाम ना हो जाए, पुलिस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी के ज़्यादा स्ट्रेनुअस मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है उसमें, और वो सिविल सोसाइटी के होते हैं। अब PSL होने जा रहा है 5 तारीख को और ये कहा गया कि लाहौर शहर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में करवाएंगे। तो हालिया दहशतगर्दी हुई है, पहले भी कोई पिछले 1-1.5 साल पहले टीम आई थी इंटरनेशनल, उस टाइम भी धमाका हो गया था। तो अब दोबारा से 5 तारीख को
PSL का फाइनल होने जा रहा है, क्या देखते हैं आपके, पॉसिबल है नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, करना चाहिए। हमारे अंदर एतमाद होना चाहिए कि हम चीज़ों को, चूँकि इसका हमें पता है कि हमने 5 को करना है, थ्रेट हो सकता है 5 को, उस थ्रेट को वार्ड ऑफ करना पुलिस की जिम्मेदारी है और वो पुलिस कर लेगी। अगर वो समझते हैं कि रेंजर्स की हेल्प की ज़रूरत है, फ़ौज की हेल्प की ज़रूरत है, उसको वहाँ पर मांग लेंगे अपनी असिस्टेंस के लिए। चूँकि हमें पता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे हमने काम करना है, कौन सी जगह के ऊपर आके किन लोगों के ऊपर वो हमलावर हो सकते हैं और उनके ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। जहाँ पे पता ना हो, इस पूरे शहर के अंदर, लाहौर के अंदर या कराची के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग चल फिर रहे होते हैं। अब हर बंदे को फिज़िकली चेक नहीं कर सकते। उसका तो तरीक़ाकार सिर्फ एक ही होता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस कलेक्ट करें, मोहल्लों के अंदर जहाँ वो उन्होंने किराए के ऊपर घर लेकर रह रहे हैं वहाँ पे उनको चेक करें। ये भी सारा काम पुलिस का है? ये पुलिस का काम, ये बुनियादी तौर पर पुलिस का काम है और पुलिस ने ही करना। 95% मैं ये समझता हूँ टेररिज्म के ख़िलाफ़, चूँकि वो सिटीज़ के अंदर, विलेजेस के अंदर, शाहराहों के ऊपर काम कर रहे हैं, ये पुलिस की ही जिम्मेदारी है। और मॉल रोड बम धमाके का सहूलतकार 3 माह से शादबाग भगतपुरा में रह रहा था, तो सर्च ऑपरेशन पुलिस के हिसाब से कहा जाता है डेली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर कैसे वो 3 महीने से वहाँ पे रह के प्लानिंग कर रहा था, सहूलत फराम कर रहा था? देखें ना, मैंने तो आपको पहले भी ये बात बताई है कि ये इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क थाना लेवल के ऊपर भी डेवलप करने की ज़रूरत है कि उसके पूरे एरिया के अंदर किस किस्म के लोग हैं। जब ये सोसाइटी सिंपल सोसाइटी थी, मुआशरे के अंदर थोड़े लोग रहते थे, शहर छोटे थे, हर कोई एक दूसरे को जानता था, पता होता था बाहर से आके कौन बंदा रह रहा है। अब शहर हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, उन शहरों में से उन थानों के इलाकों को तकसीम करना पड़ेगा छोटे छोटे एरियाज़ में, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डालनी पड़ेगी ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। लोग भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस को अपने इस रवैये को भी तब्दील करने की ज़रूरत होगी कि जो कोऑपरेट कर रहा है उसके साथ उतना ही कोऑपरेट करें और उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। उनका थाना, उनके ऑफिसेज़ खुले होने चाहिए लोगों के लिए, और जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो इनकरेज फील करे कि मैं अगर इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मुझे वो पैट्रनाइज़ किया जाए, ना कि ये मैं एक मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये बात तो जो आपने बात की है वो तो उस लीगल सिस्टम का प्रॉब्लम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर चूँकि वो गवाह बन जाता है, वो फिर लंबे केस लंबा अरसा के लिए चलते हैं, तो वो इस मुसीबत से अपने आप को बचाना चाहता है। असल में ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है और पुलिस की इस कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। शहरों को, जिस तरह मैंने बताया, इंटेलिजेंस के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो सेंटर के अंदर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है और उनकी इस्तेदाद को बढ़ाने के बाद इस नेटवर्क को उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। इस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो इन्फॉर्मेशन जो IB के पास, ISI के पास, MI के पास वहाँ पे आती है या स्पेशल ब्रांच के बाद सूबे में आती है, ये फौरी तौर पर ट्रिकल डाउन करके अब एक अदारा बना है जो इस सारी जो है काउंटर टेररिज्म जो हो रही है उसको सारी CTD सूबे के अंदर है और वो सेंटर के अंदर एक अदारा जो कि कोलेट करेगा इस सारी इंफॉर्मेशन को जो इंटेलिजेंस अदारे देंगे, और उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद नेक्टा जो है, नेक्टा उस काउंटर टेररिज्म के लिए एक अदारा बनाया गया है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो पहले अपनी सतह के ऊपर चलती थी उस इन्फॉर्मेशन को लेके उसको इकट्ठा करके जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो ऑपरेशनल अदारों को पहुँचाएगी ताकि वो वहाँ पे एक्शन। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं हमारे, उसके ऊपर नाके लगाए जाते हैं, पुलिस की नफरी भी तैनात है, कैमरास भी लगे हुए हैं, तमाम गाड़ियाँ अंदर इंटर एग्ज़िट पे जो होती हैं उनकी चेकिंग होती है, जी कहा जाता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इनको फिर अंदर बाहर होने दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द कैसे आ जाते हैं, कैसे गाड़ी एंटर हो जाती है, ये पुलिस के नाके जो हैं उनको क्रॉस करके आते हैं, क्या वजह है? देखिए, वो जो मैंने पहले बात की है ना, क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि हर गाड़ी को पॉसिबली मुकम्मल तौर पर सर्च नहीं कर सकते, वो लोग बड़े तंग पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है बड़े बड़े शहरों के अंदर कैमराज लगा के, पहले तो इस तरह की सहूलत मायूस, लेकिन सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट देखे ना, मॉल रोड पे सेफ़ सिटी के कैमरे लगे थे, धमाका हुआ उसके बाद ही फुटेज सामने आई और पता चला दहशत हमलावर कौन था, सहूलतकार कौन था। लेकिन हम ये नहीं होना चाहिए ना कि पहले एक्सेस क्यों नहीं हम कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त जो
कैपेबिलिटी डेवलप हुई है सेफ सिटी में। कैमरों की मदद से आप फुटेज लेने के बाद पहचान सकते हैं उस आदमी को, अगरचे उसमें भी थोड़ी मुश्किलात हैं क्योंकि उसको नादरा के निज़ाम के साथ जो लिंकेज डेवलप किया जाता है, तो वो शख्स जो फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर उसकी शनाख्त होनी चाहिए कैमरे के ज़रिए। लेकिन वो जो नादरा का निज़ाम है उसके अंदर जो फ़ोटोग्राफ्स ली गई हैं, मुझे ये मालूम हुआ है कि उसकी वो इतनी क्लैरिटी नहीं है ताकि वो कैमरे के ज़रिए थे उसको पहचाना जा सके। लेकिन इसमें होता फिर ये है कि जब वो फुटेज चलती है तो शहरी आपके साथ तावन करते हैं कि ये तो फ़लाँ आदमी है। आपके पास जो अपना रिकॉर्ड होता है क्रिमिनल्स का, उससे आपको पता चल जाता है या कोई इन्फॉर्मेशन डेवलप हो जाती है। बाहर की दुनिया में इस निज़ाम को और ज़्यादा उन्होंने बेहतर किया हुआ है कि जो लोग जिनकी मूवमेंट हो रही है और अगर कोई मशकूक शख्स फिर रहे हैं तो वो मॉनिटरिंग अभी भी इस निज़ाम के अंदर भी इस बात की ज़रूरत है। जो आपके वहाँ पे कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर या जो लोग भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो हमारी गाड़ियाँ मोबाइल शहर के अंदर चल फिर रही हैं पुलिस की, उनको फौरी तौर पर इन्फॉर्म करें कि फ़लाँ शख्स जो इस वक्त नज़र आ रहा है ये हमें मशकूक नज़र आता है। ये चूँकि अभी नया प्रोजेक्ट आया है, इसकी आहिस्ता आहिस्ता से ट्रेनिंग भी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता से कैपेसिटी भी बढ़ रही है और मुझे यकीन है इससे बहुत बेहतरी की सूरत पैदा होगी। और ये एक अच्छी मैं समझता हूँ इस दौर के अंदर डेवलपमेंट हुई है शहरों को सेफ़ करने के लिए, और इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इस नेटवर्क को बाकी शहरों के अंदर भी, और जो लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे ये निज़ाम कंट्रोल रूम्स बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, कंट्रोल सेंटर्स, लंदन के अंदर लाखों की तादाद के अंदर कैमरे हैं, छुपे हुए कैमरे हैं, लोगों को नहीं पर छोटी छोटी गलियों के अंदर एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही। इसी तरह बाकी बड़े शहरों के अंदर यानी न्यूयॉर्क के अंदर या इसी तरह से बाकी शहरों के अंदर इससे मैं समझता हूँ फ़ायदा होगा। टेररिज्म को कंट्रोल करने में इसमें भी मदद मिलेगी। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हमने अपने इंटेलिजेंस के नेटवर्क को मजबूत करना है, हमने उस सोच को बदलना है जिस सोच में ये समझा जाता है कि ये जान दे कि आप इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं और ये किसी महाज के ऊपर आप वो बात सोचना है कि आप एक इंसान का कत्ल कर रहे हैं। और इस्लाम एक अमन का मज़हब है और हमारा पैगाम ही अमन का पैगाम है। पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं। इस्लाम इसका नाम ही इस्लामिक टेररिज्म रख दिया गया पूरी दुनिया के अंदर। आपने देखा है ट्रंप ने जो फैसला किया, 7 मुल्कों के लोगों को उसने अमेरिका में दाखिले से बंद कर दिया। हमें अपने इस फेस को, अपनी इस शक्ल को बदलने की ज़रूरत है और लोगों को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है पूरी दुनिया को कि इस्लाम एक अमन का मज़हब है। हम अपने ही शहरियों को मार रहे हैं यहाँ पे, किस नाम पे मार रहे हैं कि जी हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं। तो हम ये जो इस्लाम का किला है, इस किले को खुद ही तबाह करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पैगाम जाना चाहिए आम लोगों तक, ताकि ये जो लोग टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हों वो डिस्करेज हों और उनकी कोई पजीराई नहीं होनी चाहिए। उनको जो फाइनेंसिंग हो रही है सोसाइटी के अंदर से, कुछ लोग कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर से फाइनेंसिंग, उनको बंद करना चाहिए उस काम को। गवर्नमेंट को इस किस्म की फाइनेंसेस को चोक करने की ज़रूरत है। हमारे साथ नाजरीन चौधरी यकूब वक्फे के बाद सूबाई दारुल खिलाफा में दहशतगर्दों ने कामयाब वार करके साबित किया कि मुल्क को अंदर से बर्बाद करने वाली सरगर्मियों में मसरूफ अनासिर पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। पंजाब मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन और केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने पंजाब असम्बली के सामने चेरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरना दे रखा था कि तकरीबन 6 बजे सारा इलाका जोरदार धमाके से लरज उठा। धमाके के नतीजे में डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और एसएसपी ऑपरेशंस जाहिद गोंदल समेत 16 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दहशतगर्दी की ये वारदात अपने अंदर कई एक सवालात लिए हुए है। धमाके के इब्तदाई शवाहिद बताते हैं कि धमाके का हदफ वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार थे, जबकि धरने की कवरेज के लिए वहां पर मौजूद सहाफी और निजी टीवी चैनल्स के कारकुन भी धमाके से मुतासिर हुए। लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर बैरून मुमालिक की टीमों और खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला रुक गया था। दुबई में जारी पाकिस्तान सुपर लीग में आलमी खिलाड़ियों की दिलचस्पी और आलमी सतह पर खेलों के मुकाबले में PSL की नेक नामी भारत को हरगिज गवारा नहीं है। फैसले के मुताबिक PSL का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा।
पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी के दीगर इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील लड़ाई लड़ी है और बदस्तूर लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में सिक्योरिटी इदारों और आवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी। लड़ाई के इस अंदरूनी महाज पर गो के बड़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, लेकिन मुकम्मल फतह अभी दूर दिखाई देती है। जिस जंग का हमें सामना है वो महज फौज और सिक्योरिटी इदारों के जरिए नहीं जीती जा सकती। ये पूरी कौम की जंग है, क्योंकि दहशतगर्द माशरे के अंदर ही फलता फूलता है। जब तक पूरी पाकिस्तानी कौम तमाम मसलहतों को बलाए ताक रखते हुए खुद दहशतगर्दी के खात्मे पर मरकूज नहीं करती, दहशतगर्दी से मुकम्मल निजात मुमकिन नहीं होगी। टेररिज्म जो है ना, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये इतना एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि इसमें बाकायदा सिंडिकेट्स और ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब वो ग्रुप्स जो है उनको बाकायदा तौर पे फंड किया जाता है। एज फार एज कि ये कितना बड़ा और कितना हीनियस और कितना बुरा क्राइम है, ये तो एक आउट ऑफ क्वेश्चन चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप बात करते हैं कि इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इन लोगों की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, ये किस लेवल का क्राइम है, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि आप इस तरफ क्यों जाते हैं कि इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। आप इस तरफ जाएं कि इनकी ब्रेन वॉशिंग करता कौन है, इनको फंड कौन करता है, इनको ट्रेन कौन करता है। आप रूट कॉज की तरफ जाएं। क्रिमिनल बिहेवियर होता है बाकायदा तौर पे एक, ठीक है, और वो डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, डेवलप होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि माफियाज होते हैं, आउटफिट्स होते हैं, गैंग्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जिन लोगों का काम ये होता है कि वो लोगों को सिखाते हैं हाउ टू कमिट अ क्राइम इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। सबसे खूबसूरत अंदाज में और मुनासिब तरीके से आप क्राइम कमिट कैसे कर सकते हैं। ठीक, आप अपने मीडिया को उठा के देखें, ठीक है, आप अपने ड्रामाज और मूवीज़ को उठा के देख लें, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं। बिहेवियर जो होता है ना, क्राइम एक बिहेवियर है, और ये बिहेवियर आप सीखते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने पीयर ग्रुप से, आप अपनी क्लास से, अपने सोशल इंटरेक्शन से, आप मीडिया से, इन सारी चीज़ों से आप सीखते हैं ये बिहेवियर। सोसाइटी जो है वो दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द ह्यूमंस, इंसानों से मिलके मुआशरा बनता है। अब मुआशरा जो है वो एक माहौल का नाम है, मुआशरा एक माहौल का नाम है। उस माहौल के अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं, उस माहौल के अंदर क्रिमिनल भी मौजूद है, उस माहौल के अंदर उलमा भी मौजूद हैं, आलिम, मौलवी, ऑफिसर्स, किसान, हर टाइप का बंदा, लेबर क्लास से लेके बुर्जुआ क्लास तक का बंदा सोसाइटी का हिस्सा है। आपके पास एक चीज़ की कमी है, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड कार, इवन दो यू डोंट हैव अ कार, आपके पास कार नहीं है, आपके एक दोस्त के पास कार आ गई है, आप मुझे ये बताएं कि आपकी फीलिंग्स क्या होंगी इस वक्त। यू विल स्टार्टेड टू थिंक, आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैंने भी कार लेनी है, क्योंकि आपके दोस्त के पास आ चुकी है। एक बिहेवियर डेवलप होना शुरू हुआ। तब जब आपको कोई रास्ता मिलेगा ना क्राइम कमिट करने का, वो सोसाइटी आपको, सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर देखें क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है ना जिन सोसाइटीज़ के अंदर, उन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो क्रिमिनल्स पैदा होते हैं और होते रहेंगे। ऐसा कहाँ पे होता है कि 60-60, 70-70 लोग जो है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट, एक धमाके के अंदर मर जाते हैं, इसको आप क्राइम कहेंगे? इट इज़ मोर देन अ क्राइम, इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्राइम। और ये हमारे मुल्क के साथ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इसमें पॉलिटिकल जो असिस्टेंस है ना वो भी होती है, इसमें लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं। ठीक है, आपने कई जगहों पे देखा होगा कि धमाका कब होता है, इन चीज़ों को नोट किया करें, ऑब्जर्व किया करें कि पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट एक्टिविटी कब परफॉर्म होती है, उस वक्त चल क्या रहा होता है, और उस एक्टिविटी के परफॉर्म होने के बाद क्या सूरत हाल होती है। अभी आप देखें कि आपका PSL आ रहा था, PSL का फाइनल लाहौर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह होगा, ठीक है, वो करवाने वाले थे कि फाइनल होगा। आप सीरीज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, थ्रेट आ गया, बहुत बड़ा थ्रेट आ गया, प्लेयर्स थ्रेटन्ड हो गए, ठीक है, पब्लिक थ्रेटन्ड है यार। मुझे अगर एम्पोरियम मॉल जाना है, मुझे मॉल ऑफ लाहौर जाना है, मुझे लिबर्टी जाना है, तो मेरे अंदर खौफ होगा, क्योंकि मुझे खौफ दे दिया गया है कि भाई वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे तुम मारे जाओगे, वहाँ पे धमाका हो सकता है, जहाँ पे भी इकट्ठ होगा वहाँ पे धमाके की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ CCPO लाहौर अमीन वैंस मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। 13 तारीख को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर मॉल रोड शेयरिंग क्रॉस पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 2 हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स और 5 पुलिस एहलकार समेत टोटल 15 लोग शहीद हुए हैं। CCPO लाहौर अमीन वैंस भी उस जगह पर मौजूद थे जिस वक्त ब्लास्ट हुआ है, और वहाँ पर जो धरना जारी था, मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए पहुँचे थे। सर, ये बताइएगा, आप भी उस जगह पर मौजूद थे, तो किस तरह ये धमाका हुआ और कौन कौन लोग मौजूद थे, क्योंकि आप तो मैंने पहले से वहाँ पर मौजूद थे। ये जैसा कि आपने कहा है कि 2 हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स और 5 पुलिस ऑफिशियल्स, तो मेरे लिए ये 7 के 7 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये बड़े हाई प्रोफाइल हैं, ये बहुत बहादुर थे। इन्होंने लोगों की जान माल को महफूज करने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दे दी, और मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस को इस किस्म के नुकसान से डिटर नहीं किया जा सकता, डिस्करेज नहीं किया जा सकता। हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हमने लोगों की जान और माल की हिफाजत करनी है और इज़्ज़त की हिफाजत करनी है। इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। इन ऑफिसर्स ने लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था, मैंने इनको देखा, मैंने उनसे कमिस से मुज़ाकरात भी किए और वो मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और जिसमें बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया। लेकिन ये कौमों को इस किस्म की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि इस जंग को अगर हमने जीतना है तो इसमें हमें अवाम के तावन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इस तावन के बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती। अच्छा, इसमें ये भी मुझे बताइएगा कि थ्रेड अलर्ट्स काफ़ी दिनों से मौसूल हो रहे थे, तो उसके बावजूद इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं, फिर सहूलतकार भी पकड़ा गया, और वो 3-4 माह से लाहौर शादबाग भगतपुरा में रिहाइश पजीर था। तो क्या ऐसी वजह बनी, ये किसकी आप नाअहली समझते हैं, पुलिस की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, या फिर हुकूमत की? जी, ऐसा है कि ये किसी किस्म की कोई नाअहली नहीं है। ये जो जंग है, ये इस जंग को जीतने का एक ही तरीका है कि ये लोग हमारे साथ तामन करें। ये वहाँ किसी का हमसाया था, किसी ने इसको घर किराए पर दिया है, उन लोगों को चाहिए था कि वो हमें रिपोर्ट करते और हम ज़रूर डिटरमिन करते कि ये कोई बोनाफाइड शहरी है या नहीं है। देखें, एक शहरी लाइफ को मामूल के मुताबिक रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो कुछ एक मुमकिन हद तक जो इक़्तिदामात हैं वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। इसमें एब्सोल्युटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एवरीबडी वाज देयर टू प्रोटेक्ट देम, और ये इंसिडेंट हुआ, और इंशाल्लाह हम किसी सूरत में भी शहरियों को तन्हा छोड़ नहीं सकते। हम हर सूरत में इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। लाहौर पुलिस काफ़ी एक्टिव है, और लेकिन अब जब ब्लास्ट हुआ है, ये तो किसी को भी नहीं पता था कि इतना अफसोसनाक वाक़या होगा। उसके बाद की जो हिकमत अमली तैयार की गई, क्योंकि आप लाहौर पुलिस को लीड कर रहे हैं। जी देखिए, हम मैसिव सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन कर रहे हैं। हम मैसिव तरीके से जो किराएदारी निज़ाम है उसको हम इफ़ेक्टिवली चेक कर रहे हैं। हम जो लोकल गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स हैं उनको हमने लूप में लिया है, और जो काउंसलर्स हैं उनको और पुलिस ऑफिसर्स की टीमें बनाई जा रही हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून हम एक लोकल गवर्नमेंट का कन्वेंशन करके इस सारे प्लान को अनफोल्ड करेंगे, जिसमें काउंसलर हजरात को ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि वो और पुलिस ऑफिशियल्स और वहाँ जो इलाके के इमाम मस्जिद हैं वो मिलकर इन तमाम मुश्तबा जो शख्स हो सकते हैं जो कि टेररिज्म में और दूसरे क्राइम एंड क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व होंगे, उन पर नज़र रखेंगे, और इंशाअल्लाह लाहौर पुलिस शहरियों की मदद से इन अनासर की सरकोबी करने में कामयाब हो। नाज़रीन, मैं इस वक्त मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर खुदकुश हमला आवर ने खुद को उड़ाया था और 15 लोग शहीद हुए थे। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलकर दहशतगर्दों का खात्मा करना होगा। इसके लिए आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा जिसमें हमने साबिक और मौजूदा पुलिस अफसरान से बात की।
लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस मजबूत है? नहीं, पुलिस को मजबूत बनाना होगा, फिर ही दहशतगर्दी का डट के मुकाबला किया जा सकता है। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।